आज अफगानिस्तान पे तालिबान का राज है। लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान पे कोई ऐसे राज नहीं कर लिया था कि वो अपनी फोर्स लेके आया, अटैक किया और अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया। इसके पीछे उसकी पूरी हिस्ट्री और उसकी स्ट्रेटेजी थी, जो कि पूरी आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दो अंपायर अपने पीक पे थे। एक था ब्रिटिश अंपायर और दूसरा था रशियन अंपायर। ब्रिटिश अंपायर जो कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे राज कर रहा था। रशियन अंपायर जो कि ईस्टर्न यूरोप, अलास्का, नॉर्दर्न एशिया पे राज कर रहा था। लेकिन जो रशियन अंपायर था वो अपने अंपायर को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा था। तो नॉर्थ से निकल के वो घुस गया था सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया के पहले उसने छोटे छोटे कनाड्स को शामिल करना स्टार्ट किया। कनाड्स मतलब जो सेंट्रल एशिया के अंदर छोटे छोटे मुस्लिम किंगडम होते थे, जैसे खीवा, बुखारा, कजाक, कोकंद। और शामिल करने का मेन मकसद था उसका इंडियन ओशियन तक पहुंचना, क्योंकि इंडियन ओशियन पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, जो कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। रशियन अंपायर का प्लान था कि पहले वो सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे कनाड्स पे कब्जा करेगा, फिर वहां से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसी कंट्री पर कब्जा करेगा, फिर वहां से जाएगा वो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से साउथ एशिया, साउथ एशिया से इंडियन ओशियन। लेकिन ये चीज रशियन अंपायर के लिए इतनी भी आसान नहीं थी जितना वो सोच रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस टाइम साउथ एशिया पे और ब्रिटिश अंपायर रशियन अंपायर से काफी बड़ा था। तो रशियन अंपायर अटैक करके साउथ एशिया को कब्जे में नहीं कर सकता था। ब्रिटिशर्स को भी अब पता लग गया था कि रशियन अंपायर अब सेंट्रल एशिया पे कब्जा करने के बाद सीधा इंडिया की साइड ही आएगा। लेकिन ब्रिटिश अंपायर रशियन अंपायर से लड़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि रशियन अंपायर और ब्रिटिश अंपायर दोनों को पता था अगर ये लड़ाई हुई तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, इन दोनों का इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा। तो इस चीज से बचने के लिए दोनों अंपायर ने लड़ाई को एक साइड रखा और दोनों पड़ गए पीछे अफगानिस्तान के पीछे इसलिए पड़ गए दोनों, क्योंकि दोनों अंपायर को पता था अगर किसी भी अंपायर ने अफगानिस्तान पे राज कर लिया तो वो प्रेशर से दूसरे अंपायर को पीछे हटा देगा। मान लो रशियन अंपायर ने अफगानिस्तान पे राज कर लिया, तो रशियन अंपायर अफगानिस्तान के उन ट्रेड रूट को बंद कर देता जहां से ब्रिटिशर्स अपना सामान बेचते या लाते हैं, तो जिससे ब्रिटिश अंपायर के ऊपर प्रेशर पड़ता और वो पीछे हट जाता। ऐसे ब्रिटिश अंपायर अगर अफगानिस्तान पे राज करता, रशियन अंपायर को पीछे हटा देता। हिस्ट्री में इस चीज को द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में उस टाइम चलती थी ट्राइब्स की। ट्राइब्स होती थी कई, जैसे कि पश्तून हो गया, उज़्बेक हो गया, ताजिक हो गया, हजारा हो गया। ये ट्राइब की चलती थी अफगानिस्तान के अंदर। लीडर सिर्फ नाम का ही होता था। अगर इन ट्राइब के लीडर ने कुछ फैसला दे दिया तो उसके खिलाफ लीडर भी नहीं बोल सकता। अगर लीडर ने कुछ बोला तो मेजोरिटी से लोग उसे भी वहां से हटा देते थे। तो ब्रिटिश अंपायर और रशियन अंपायर के एजेंट्स घूमते थे अफगानिस्तान के रिमोट एरियाज में इन ट्राइब के लोगों के पास। इन ट्राइब के लोगों को वो लग्जरी आइटम देते थे, गन्स देते थे, घोड़े देते थे, जिससे कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े और दूसरे अंपायर के खिलाफ इनको भड़का सके। क्योंकि इन अंपायर को पता था लीडर से ज्यादा इनकी चलती है, अगर इनको बना लिया तो अफगानिस्तान इनके हाथ में है। उस टाइम जो अफगानिस्तान का लीडर था दोस्त मोहम्मद खान, वो भी इन दोनों अंपायर के बीच फंस गया था। अगर वो रशियन अंपायर के साथ जाता तो ब्रिटिश अंपायर के लिए वो थ्रेट बन जाता। अगर ब्रिटिश अंपायर के पास जाता तो रशियन अंपायर उस पर अटैक कर देता। क्योंकि अफगानिस्तान के पास उस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग या सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, बल्कि अफगानिस्तान की रियल पावर उनकी ट्राइब्स ही थी। ब्रिटिशर्स के लिए अफगानिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं थी, बल्कि एक शील्ड थी। वो अफगानिस्तान को लेकर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे चाहे वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर पाए या ना कर पाए, बस उनकी ट्राइब्स और उसके लीडर पर उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। लेकिन जो अफगानिस्तान का लीडर था दोस्त मोहम्मद खान, वो दोनों अंपायर के बीच फंस गया था। वो जब दोनों अंपायर से रिलेशन बैलेंसिंग कर रहा था, मतलब कभी रशियन अंपायर के पास जा रहा है, कभी ब्रिटिश अंपायर के पास जा रहा है। जब ये चीज ब्रिटिश अंपायर ने देखी तो उनको लगा कि अफगानिस्तान पे रशियन अंपायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, तो इन्होंने बिना कुछ देर किए फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट कर दी थी। तो ब्रिटिशर्स 1839 में अपने 20,000 सैनिक लेके चला गया अफगानिस्तान पे राज करने के लिए। वो पहले सिंध गया, जो कि एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी उस टाइम पे। उसके रूलर पर प्रेशर डाला और उसको कब्जे में किया। उसकी आर्मी को यूज करके बलूचिस्तान के बोलन पास के थ्रू घुस गया अफगानिस्तान में आर्मी ने घुसने के बाद सबसे पहले कांधार के गजनी फोर्ट को सीज किया। सीज करने के बाद वो सीधा गए काबुल में, जहां दोस्त मोहम्मद खान रहता था। दोस्त मोहम्मद खान के पास उस टाइम कुछ डिफेंस आर्मी नहीं थी। उसको पता लग गया था ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया है, तो वो काबुल छोड़कर ही चला गया था। दोस्त मोहम्मद खान को लीडर की पोजीशन से हटाने के बाद ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान में एक नया लीडर बनाया, जिसका नाम था शाह शहूजा दुरानी। वो ब्रिटिशर्स का अपना लीडर था, जो कि उनकी बात मानेगा। रशियन अंपायर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पर बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ब्रिटिशर्स जो 20,000 आर्मी अपने साथ लेके आई थी, उस आर्मी को उसने अफगानिस्तान में छोड़ दिया, जो कि शाह शहूजा दुरानी की सिक्योरिटी में लगी रही। ब्रिटिशर्स को लग रहा था सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, लीडर भी उनका अपना है, अफगानिस्तान उनके कब्जे में है। लेकिन वो एक चीज भूल गए थे, अफगानिस्तान में लीडर की बजाय उनके ट्राइब्स की चलती है। तो जितनी भी ट्राइब थी अफगानिस्तान में, उन सबको लगा कि जो ये लीडर है ये ब्रिटिश लोगों का ही है।
और ये अफगानिस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स के रूल ही लागू करेगा। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के जितने भी सोल्जर थे, जो 20,000 सोल्जर ब्रिटिशर्स यहाँ छोड़ के गए थे शाह शौजा दुरानी की सिक्योरिटी के लिए, उन सब के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने अटैक मतलब एकदम नहीं किया था, जो गुरिल्ला वारफेयर होती है, छोटे छोटे ग्रुप बनाए और उनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करके छुप जाते थे, रात को अटैक करते थे, उनका जो खाने पीने का सामान था वो पूरी तरह से बंद कर दिया। ये अटैक कंटिन्यू 1842 तक लगातार चलते रहे उनके ऊपर, क्योंकि ट्राइब्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी और अंपायर का रूल अफगानिस्तान के ऊपर चले। तो 1842 में ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अफगानिस्तान के ट्राइब्स थे जितने भी, उन सब ने पूरे हमले कर करके उनके सैनिकों को पूरी तरह मार दिया था। कुछ ही जिंदा बचे थे जो कि काबुल छोड़कर चले गए थे, और ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी हार थी, जो कि हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन का मूवमेंट बन गया था। ये हार ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने दोबारा 1878 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर बनी थी। इस वॉर में ब्रिटिशर्स का मेन फोकस था अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर जो होते हैं उनको अपने हाथ में लेना। 1878 में ब्रिटिश आर्मी अपने सोल्जर के साथ अफगानिस्तान में घुसी और अफगानिस्तान की आर्मी पे अटैक करके उनको हरा दिया था। उस टाइम जो 1878 में अफगानिस्तान का लीडर था शेर अली खान, उसने नेगोशिएशन करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश आर्मी बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने कह दिया था तुम अपनी फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर हमारे हाथ में दे दो, हम जब ये वॉर बंद करेंगे। इस दौरान जो शेर अली खान था वो बीमार पड़ गया था, उसकी डेथ भी हो गई थी। उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा था याकूब अली खान, उसको नया लीडर बनाया गया। जब याकूब अली खान को अफगानिस्तान का नया लीडर बनाया गया, उस टाइम वॉर चली रही थी, तो उसने इस वॉर को रुकवाने के लिए ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ गंडामक भी बोला जाता है। इस ट्रीटी के अंदर उसने जो अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी और एक्सटर्नल अफेयर थे, उन सबको ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिया था। ट्रीटी साइन करने के बाद ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के अंदर ये एक अपना फॉरेन पॉलिसी का एक मिनिस्टर बिठाया, जिसका नाम था सर लुइस कवेगनारी। लेकिन जो अफगानिस्तान की ट्राइब थी, उनको ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो उन्होंने जो काबुल में फॉरेन पॉलिसी का मिनिस्टर बिठाया था, ब्रिटिशर्स ने सर लुइस की उसके ऊपर अटैक कर दिया। उस अटैक में उसकी डेथ हो गई थी, और ये चीज ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ट्राइब्स ने दोबारा काबुल के ऊपर सारा कंट्रोल ले लिया था, और जितने भी मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, उन सबको वहां से भगा दिया था। अब काबुल और कांधार पर अफगानिस्तान की फोर्स और अफगानिस्तान की ट्राइब ने कब्जा कर रखा था। इस चीज के बारे में जब ब्रिटिशर्स को पता लगा, तो बिना देर किए उन्होंने तुरंत मिलिट्री बिठाई और मिलिट्री को लेकर चले गए सीधा अफगानिस्तान में। उनका फोकस था काबुल और कांधार पे। काबुल जहां वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बनाएंगे, और कांधार जो कि एक पूरी बड़ी सिटी थी जहां से उनके सारे ट्रेड रूट निकलते हैं। ब्रिटिश आर्मी पहुंची कांधार। कांधार में उन्होंने अफगानिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक किया और वहां अफगानिस्तान की आर्मी को हराया, और जो काबुल था उस पर दोबारा कंट्रोल किया। कांधार और काबुल अब दोनों ब्रिटिश आर्मी के हाथ में थे। जो पिछला लीडर था उसको हटा के नया लीडर बनाया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, जो कि था अब्दुर रहमान खान। ब्रिटिशर्स ने दोबारा अफगानिस्तान के मेजर पार्ट पे कंट्रोल ले लिया था। कंट्रोल लेने के बाद ब्रिटिशर्स ने 1893 में अब्दुर रहमान खान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे दुरन लाइन एग्रीमेंट बोला गया। इस दुरन लाइन एग्रीमेंट का मेन फोकस था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक ऐसा एरिया बनाया जाए जो इंडिया का ही हो, लेकिन इंडिया से काफी दूर हो, जिससे कि अगर रशियन अंपायर उस लाइन के आगे आए तो ब्रिटिश अंपायर को अटैक करने का मौका मिल जाए उनके ऊपर। तो इसलिए अफगानिस्तान में 1893 में मोरन टाइमर दुरंत और अब्दुर रहमान खान ने साथ मिलकर साइन किया था दुरंत लाइन का एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो ईस्ट का एरिया होगा वो होगा ब्रिटिशर्स का, और जो वेस्ट का एरिया होगा वो होगा अफगानिस्तान का। और इन ईस्ट वेस्ट में जो एरियाज आते थे वो थे, वेस्ट साइड आते थे वो थे काबुल, कांधार, हीरत, गजनी, जलालाबाद और नूरिस्तान। और जो ईस्ट की साइड आते थे वो थे पेशावर वैली, खैबर, वजीरिस्तान, खुर्राम एजेंसी और बजौर। 1893 से लेके 1918 तक सब कुछ ऐसे चलता रहा। अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान के मेजर पार्ट पे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन 1919 में दुनिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, उनकी मिलिट्री को, उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। अब ब्रिटिशर्स का फोकस पूरी तरह अफगानिस्तान से हटकर यूरोपियन मैटर की तरफ शिफ्ट हो गया था। इसी चीज का फायदा उठाया अब्दुर रहमान खान का जो पोता था अमानुल्लाह, जो उस टाइम 1919 में अफगानिस्तान का लीडर था। अमानुल्लाह था वो काफी एजुकेटेड था और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता था। उसने सोचा यही एक अच्छा मौका है ब्रिटिशर से उनकी इंडिपेंडेंस को रिक्लेम करने। तो इसके लिए अमानुल्लाह ने थर्ड एंग्लो वॉर स्टार्ट की ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
वैसे थर्ड एंग्लो वॉर ज्यादा लंबे भी नहीं चली, ब्रिटिशर्स ने खुद ही डिसाइड कर दिया था कि हम इनकी फॉरेन पॉलिसी इनको वापस दे देंगे। तो 1919 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई। इस ट्रीटी के अंडर ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि अफगानिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करेगा। मतलब अब अफगानिस्तान बिना किसी फॉरेनर पावर की परमिशन से दूसरे देशों से रिलेशन बना सकता है। और 1919 में अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंस नेशन बन गया। तो अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद जो अमनुल्लाह था उसने अफगानिस्तान के अंदर काफी मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की। जैसे उसने अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जो गुंडागर्दी होती थी उनको रोकने की कोशिश की, जो ट्राइब्स थी उनके एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर ट्राइब्स थी वो इन मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने सोचा जो ये अमनुल्लाह है वो वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देके ड्रेस रिफॉर्म्स को लाके जो ट्राइब्स है उनको कमजोर करना चाहता है। ट्राइब्स ने 1929 में अमनुल्लाह के ऊपर अटैक करने शुरू किए, जिसके डर के कारण अमनुल्लाह देश छोड़कर ही चला गया था। इसी चीज का फायदा उठाकर हबीबुल्लाह कालाकानी बन गया था अफगानिस्तान का नया लीडर। उसने देखा कि लीडर की पोजीशन खाली है और काबुल पर इस टाइम कोई भी राज नहीं कर रहा है। वो उन्हीं ट्राइब के साथ था जो ट्राइब अमनुल्लाह का विरोध कर रहे थे। तो हबीबुल्लाह ने उन ट्राइब के साथ मिलकर काबुल पर कब्जा किया और दोबारा एक नया लीडर बन गया। हबीबुल्लाह कालाकानी का राज काबुल या उसके आसपास के एरिया पर चलता था, क्योंकि जो ट्राइब्स थी वो उसे एक लीडर नहीं मानते थे। वैसे हबीबुल्लाह कालाकानी का राज ज्यादा दिन चला भी नहीं था, क्योंकि जो मोहम्मद नादिर खान था वो आर्मी में एक कमांडर था। उसने आर्मी के सपोर्ट से हबीबुल्लाह को लीडर की सीट से हटाया और खुद एक नया लीडर बन गया था। लीडर बनने के बाद जो मोहम्मद नादिर खान था वो 5 साल उसने राज किया। राज करने के बाद उसे प्रोग्राम में गोली मार दी गई। गोली इसलिए मार दी क्योंकि जो अमनुल्लाह था ना वो उसके सपोर्टर को सजा देता था बहुत ब्रूटली, जिस कारण अमनुल्लाह के सपोर्टर्स ने ही मोहम्मद नादिर खान को गोली मार दी थी। मोहम्मद नादिर खान की गोली लगने के बाद उसके बेटे मोहम्मद जहीर खान को अफगानिस्तान का नया लीडर बनाया गया। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसने अफगानिस्तान पे राज सबसे ज्यादा किया है। मतलब उसने 1933 से लेके 1973 तक अफगानिस्तान पे राज किया। मोहम्मद जहीर खान सिर्फ लीडर नाम का ही था, क्योंकि अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल उनकी आर्मी के हाथ में था। जो भी डिसीजन लेने होते थे उनकी आर्मी ही लेती थी। वो लीडर सिर्फ नाम का होता था, वो उन डिसीजन को जनता तक पहुंचाता था। उन्हीं आर्मी में से मोहम्मद जहीर खान का एक भाई था जिसका नाम था मोहम्मद दाऊद खान। उसने इसी सिचुएशन का फायदा उठाया और जब मोहम्मद जहीर खान अपने इटली के दौरे पे गया था तो उसने उसी टाइम तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगानिस्तान का नया लीडर बना लिया। 1973 में दाऊद खान जब लीडर बना उसने 200 साल की मोनार्च को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मतलब उसने एक रूल बनाया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स चलती है वो पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। मतलब बाप के बाद बेटा राजा बनता है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, वो पूरी तरह उसने खत्म कर दिया था। मोहम्मद दाऊद खान का भी मेन फोकस था कि अफगानिस्तान के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए। वो चाहता था कि अफगानिस्तान इकोनॉमिकली और सोशली मॉडर्न बने, अफगानिस्तान में इंडस्ट्री डेवलप हो और जो अफगानिस्तान है वो फॉरेन कंट्रीज पर कम से कम डिपेंड रहे। 1973 तक अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी, लेकिन जो दाऊद खान था उसके कनेक्शन सोवियत यूनियन के साथ काफी अच्छे थे। सोवियत यूनियन उसे एड प्रोवाइड करती थी, उसे मिलिट्री प्रोवाइड करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जो दाऊद खान था उसने सोवियत यूनियन से अपने कनेक्शन कम करने स्टार्ट कर दिए, अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के कारण। वो चाहता था कि अफगानिस्तान कम से कम डिपेंड रहे बाहर की कंट्रीज पे। जैसे ही मोहम्मद दाऊद खान ने अफगानिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी स्टार्ट की, वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर पीडीपीए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और सोवियत यूनियन को काफी सपोर्ट करती थी और उनकी आइडियोलॉजी पर चलती थी। तो मोहम्मद दाऊद खान ने जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट पॉलिसी लाने की कोशिश की, पीडीपीए पार्टी और सोवियत यूनियन ने साथ मिलकर उसके ऊपर एक्शन लिया, जिसे सौर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के अंदर सोवियत यूनियन और पीडीपीए पार्टी के लोगों ने दाऊद खान और उसकी पार्टी के लोगों को मरवा दिया था और पावर अपने हाथ में ले ली थी। बाद में नूर मोहम्मद तरक्की को नया प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पावर में आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रैपिड रिफॉर्म लाने स्टार्ट किए, जैसे कि लैंड ओनरशिप हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गया, ट्राइबल इन्फ्लुएंस से लोगों को बचाना हो गया। बस प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी रिफॉर्म्स लेके आए थे वो अफगानिस्तान सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट थे, और वही हुआ जो हर बार होता है, ट्राइब्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, वही गुरिल्ला वॉरफेयर। और पीडीपी गवर्नमेंट के अंदर दो ग्रुप थे, एक का नाम था खल्क, दूसरे का नाम था परचम। ये दो ग्रुप अलग अलग चीजें संभालते थे, जैसे कि खल्क अपनी मॉडर्नाइजेशन संभालता था कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे मॉडर्नाइजेशन लानी चाहिए, और जो परचम ग्रुप था वो संभालते थे कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चल रही है, फॉरेनर कंट्री से हमारे रिलेशन कैसे है, उनको कैसे बढ़ाना है। अगर आपको खल्क और परचम के बारे में और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर सकते हो। ये दोनों ग्रुप खल्क और परचम पीडीपी गवर्नमेंट के अंडर ही आते थे, लेकिन पीडीपी गवर्नमेंट के अंदर ही इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी पोजीशन
रिलेशन को लेके, जिसके कारण जो पीडीपी गवर्नमेंट थी वो काफी कमजोर पड़ गई थी और 1979 तक उन्हें खुद लगने लगा था कि अफगानिस्तान पर वो ज्यादा राज नहीं कर पाएंगे और सोवियत यूनियन को इसी चीज की टेंशन थी और सोवियत यूनियन को पता था अगर सोवियत यूनियन सरकार यहाँ से चली गई तो अफगानिस्तान के अंदर एंटी सोवियत यूनियन सरकार आ जाएगी, जिससे कि सोवियत यूनियन का इंफ्लुएंस सेंट्रल एशिया की कंट्री उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से चला जाएगा। इसी डर के कारण 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री लेकर घुस गई और काबुल में हटकर पीडीपी गवर्नमेंट का जो पुराना लीडर था हफीजुल्लाह अमीन, उसको हटाकर बबरक को नया लीडर बनाया गया। हफीजुल्लाह को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो लोगों को बहुत ब्रूटली मारता था, जिससे कि सोवियत यूनियन के हिसाब से पीडीपी गवर्नमेंट के लिए लोगों के अंदर गलत नैरेटिव बना और पूरा अफगानिस्तान पीडीपी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया। जो भी ये सोवियत यूनियन ने किया था इसे हिस्ट्री में सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। इस इन्वेशन के बाद ये लड़ाई सिर्फ अब अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच की नहीं रही थी, क्योंकि इस लड़ाई में अब घुस गया था यूएसए, क्योंकि यूएसए और सोवियत यूनियन की पहले से लड़ाई चल रही थी ग्लोबल पावर बनने की और यूएसए को लग रहा था सोवियत यूनियन अब धीरे धीरे अफगानिस्तान को भी अपने अंडर ले लेगा। तो इस चक्कर में यूएसए ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। यूएसए इस वॉर के बीच में तो आया लेकिन कभी भी उसने अपनी आर्मी को इस वॉर के अंदर शामिल नहीं होने दिया। मतलब जो यूएसए की एजेंसी थी ना CIA, उसने एक ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। उसके अंदर उसने क्या किया, जो पीडीपी गवर्नमेंट थी ना उसके खिलाफ जो इस्लामिक रेसिस्टेंट ग्रुप थे और ट्राइबल ग्रुप थे जिन्हें मुजाहिदीन ग्रुप बोला जाता था, उनको फंडिंग करने स्टार्ट की, उनको वेपन देने स्टार्ट किए। ये सारी फंडिंग, ये सारे वेपन जाते थे पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट यूएसए की एजेंसी उनको नहीं दे सकती थी फंडिंग। डायरेक्ट करती तो सोवियत यूनियन को इसके बारे में पता चल जाता। इस फंडिंग में सऊदी अरेबिया भी यूएसए के साथ आ गया। सऊदी अरेबिया ने अफगानिस्तान के इस्लामिक रेसिस्टेंट ग्रुप को बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग दी। 1979 से लेकर 1989 तक ये वॉर फुल स्केल प्रॉक्सी वॉर में बदल गई थी। एक साइड थी कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपी और उसके साथ थी सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ थी मुजाहिदीन ग्रुप, उसके साथ यूएसए, सऊदी अरब और पाकिस्तान। इस वॉर में जो मुजाहिदीन ग्रुप थे उन्होंने अपने अटैक करने का तरीका वही रखा जो पहले से रखते आते थे, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर से उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किए। मुजाहिदीन ग्रुप थे, उनके पास एक चीज का एडवांटेज था जो कि था अफगानिस्तान के नैरो माउंटेन पासिस, हाई एल्टीट्यूड टेरेन और लोकल लोगों का मुजाहिदीन ग्रुप को सपोर्ट करना। सोवियत यूनियन आर्मी के पास सब कुछ था, हेलीकॉप्टर थे, टैंक थे, एयरक्राफ्ट थे, लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ग्रुप का सामना नहीं कर पाया। ये वॉर तो अफगानिस्तान जीत रहा था लेकिन इस वॉर के कारण अफगानिस्तान सिविलियंस की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जमीन सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनके गांव में लगातार ब्लास्ट हुए, इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और इस वार में लोग अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान और ईरान चले गए थे, वहां रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे थे। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मुजाहिदीन ग्रुप ने उनको इतने अटैक कर करके पूरा परेशान कर दिया था और उनकी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। जितनी मिलिट्री थी सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जितने वेपन थे सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, कोई काम नहीं आ रहे थे क्योंकि वो मुजाहिदीन ग्रुप के लोगों को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकली वैसे ही अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मतलब जो मुजाहिदीन ग्रुप थे उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। कोई ग्रुप बोलता था हमारे यहाँ से लीडर बनना चाहिए, कोई ग्रुप बोलता था हमारे यहाँ से लीडर बनना चाहिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन चुका था जहाँ लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। खुलेआम रोड पे मर्डर होते थे, वुमेन अनसेफ फील करती थी, किडनैपिंग होती थी, कॉमन सिविलियंस के लिए अथॉरिटी या जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था और यहीं से उठना स्टार्ट हुआ तालिबान। तालिबान जो कि एक अरबिक वर्ड तालिब से आता है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट। तालिबान कोई पॉलिटिक ग्रुप या कोई मुजाहिदीन ग्रुप का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था। ये स्टूडेंट वो थे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद मदरसों में पढ़ते थे। इन मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट वही थे जो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान के चमन, बलूचिस्तान, क्वेता रिफ्यूजी कैंप में चले गए थे और जिन मदरसों में ये बच्चे पढ़ते थे वो मदरसे दियोबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। दियोबंदी आइडियोलॉजी एक शरिया बेस्ड इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करती है जिसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मॉडर्नाइजेशन की कोई जगह नहीं है। और इन बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ाता था मुल्ला मोहम्मद ओमर, जो कि तालिबान का फाउंडर भी था। उससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है जो काफी पब्लिश हुई थी और कई आर्टिकल्स में बताई जाती है कि एक बार वो मदरसों में बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन 1994 में जब कांदाहार के कुछ ग्रुप्स के लोगों ने 2 यंग लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ रेप कर दिया था, तो आसपास के गाँव के लोग इसी मुल्ला मोहम्मद ओमर के पास आए थे हेल्प मांगने के लिए। तो मुल्ला मोहम्मद ओमर ने अपने मदरसे से 30 से 40 बच्चों को इकट्ठा किया, उनके हाथ में राइफल दी और उन बंदों को पकड़ा जिन लड़कों ने उस लड़की का रेप किया था। उनको पब्लिक में खड़ा किया और सबके सामने उनको गोली मार दी गई थी। और मुल्ला मोहम्मद अमर ने अफगानिस्तान के लोगों के सामने खड़ा होकर सीधा बोला कि अफगानिस्तान के अंदर एक नया दौर आएगा जिसमें राज करेगा तालिबान और इंसाफ होगा शरिया लॉ के हिसाब से।
पहले तो लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में जब कंधार में जितनी लूटपाट होती थी, तालिबान के लोगों ने उन सबको बंद करवा दिया था। जितने लोकल ट्रक ड्राइवर थे उन सब ने तालिबान के लोगों को सपोर्ट किया। उन्होंने रोड ब्लॉक कम करवाए, जितनी लूटपाट होती थी उनको कम करवाया। अब लोग बिना किसी डर के रोड पे ट्रैवल कर सकते थे, और इसी के कारण जितने लोकल लोग थे उन सब ने तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके तालिबान के साथ दूसरी कंट्री भी शामिल होने लगी, जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान तो तालिबान के साथ इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था अगर इंडिया से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई तो तालिबान उसका साथ देगा, और तालिबान के लोगों ने भी पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया क्योंकि तालिबान में कुछ लोग पश्तून ट्राइब से ही थे, क्योंकि जो दुरंद लाइन थी उसके ईस्ट साइड तालिबान का हिस्सा था, दूसरी साइड पाकिस्तान का हिस्सा था। सऊदी अरेबिया ने तालिबान का साथ इसलिए दिया क्योंकि सऊदी अरेबिया को उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन काफी पसंद आई, जिसके कारण सऊदी अरेबिया ने तालिबान को काफी फंडिंग की। 1994 तक तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान के कंधार तक था, लेकिन एक ही साल में लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया, 1995 में वो कंधार से निकलकर साउथर्न अफगानिस्तान पे कंट्रोल लेने के लिए आने लगे। 1995 के बाद उन्होंने साउथर्न अफगानिस्तान में हेलमंद, निमरूज, जबूल जैसे प्रोविंस पर कंट्रोल लेना स्टार्ट किया, क्योंकि साउथर्न रीजन में जिनका कंट्रोल था वो थे मुजाहिदीन ग्रुप, जिनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। जब तालिबान के लोग वहां पे आए, लोगों ने उनका सपोर्ट किया, क्योंकि वही मदद तालिबान ने वहां भी की। साउथर्न अफगानिस्तान पे कंट्रोल लेने के बाद उनका अगला टारगेट था नॉर्दर्न रीजन, तो तालिबान निकल पड़ा गजनी और वारदक के रास्ते। लेकिन जब तालिबान नॉर्दर्न रीजन की साइड कंट्रोल लेने के लिए जाता है, उसे पहले ही वहां खड़ी मिलती है एक ट्रेन फोर्स, जो कि अहमद शाह मसूद की थी। वो पंछी वैली और काबुल के नॉर्थ ईस्ट पे राज करता था। उसके पास फोर्स के नाम पे तजाकिस्तान की पॉपुलेशन थी, जो कि सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक सीख चुकी थी। और इसी तरह नॉर्थ के बल्कि और फरियाब प्रोविंस में अब्दुल राशिद दोस्तम का कंट्रोल था, और उसके पास उज्बेकिस्तान की पॉपुलेशन थी एक मिलिट्री के रूप में। इसलिए तालिबान को उनकी मिलिट्री का सामना करना पड़ा। तालिबान के पास डिफेंस में कोई भी बड़े वेपन नहीं थे, लेकिन जो उनकी मिलिट्री थी उनके पास टैंक थे, फाइटर जेट थे। तो नॉर्थ में तालिबान के लोगों और उनकी आर्मी की लड़ाई हुई, जिसमें तालिबान के लोग हार चुके थे और नॉर्थ छोड़ के उनको वहां से जाना पड़ा था। नॉर्थ की साइड वो हार चुके थे, लेकिन उनका अगला टारगेट था काबुल। काबुल में गए, वहां पे लीडर था बुरहानुद्दीन रब्बानी, उससे उन्होंने वहां वार की। तालिबान के लोगों ने काफी अटैक किए, बुरहानुद्दीन की आर्मी वहां टिक नहीं पाई और वहां से छोड़ के भाग गई थी, और तालिबान ने 1996 में काबुल पर कंट्रोल जमा लिया था। काबुल पर कंट्रोल लेने के बाद जो तालिबान का लीडर था मुल्ला मोहम्मद अमर, उसने खुद को अमीरुल मोमिनीन यानी लीडर ऑफ द फेथफुल डिक्लेयर कर दिया था और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की अनाउंसमेंट कर दी थी। तालिबान पावर में आने के बाद अफगानिस्तान में कुछ महीने तो शांति रही, लेकिन कुछ टाइम बाद तालिबान ने अपने स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ इम्प्लेंट करने शुरू किए, जैसे वुमेन एजुकेशन बैन, म्यूजिक बैन, रिपब्लिक पनिशमेंट, बीएड काटी तो पनिशमेंट, चोरी करी तो हाथ काटना। इन तालिबान के रूल्स का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ वुमेन को, क्योंकि जो वुमेन थी उनका स्कूल जाना भी बंद था, उनका जॉब्स करना भी बंद था। अफगानिस्तान अब बाकी कंट्रियों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ना अफगानिस्तान में कोई पार्लियामेंट थी, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, और ना ही कोई इलेक्शन होते थे। अफगानिस्तान की पूरी पावर थी एक ही आदमी के हाथ में, जो भी था मुल्ला मोहम्मद उमर। उनके हिसाब से जो अफगानिस्तान में जो भी चीजें हो रही थी, क्राइम्स हो रहे थे, इतनी वॉर हो रही थी, वो सारी इसी चक्कर में हो रही थी क्योंकि अफगानिस्तान में लोग इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान की गवर्नमेंट बिल्कुल आइसोलेटेड थी। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई के अलावा कोई भी बाहर की कंट्री उन्हें ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। बाकी दुनिया के लिए ये एक ऐसी सरकार थी जो जबरदस्ती लोगों से अपने रूल्स को फॉलो करवा रही है। और इसी पीरियड में यानी 1996 से 1997 के बीच तालिबान के रिलेशन बनने स्टार्ट हुए अलकायदा के साथ। अलकायदा का नाम जरूर सुना ही होगा आपने। ये एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे ओसामा बिन लादेन लीड करता था। जो सोवियत अफगानिस्तान वॉर हुई थी ना, उस वॉर को भी ओसामा बिन लादेन ने फंडिंग की थी। उस टाइम वो सऊदी अरेबिया में रहता था, लेकिन 1991 में ओसामा बिन लादेन के सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिस कारण सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने उसे सऊदी अरेबिया से ही बाहर निकाल दिया था। और कॉन्फ्लिक्ट का कारण था ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से बोल रहा था कि सऊदी अरेबिया एक होली लैंड है, यहाँ पर मक्का और मदीना जैसे सैक्रेड प्लेसेस है, और यहाँ पर यूएसए के वेपन्स रखना मतलब इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट करना जैसा है। तो ओसामा ने सऊदी की गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि यूएसए के वेपन्स उन्हें वापस दे दे, और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करके जो उनका मुजाहिदीन ग्रुप है वो डिफेंस में सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया को अपने रिलेशन यूएसए के साथ खराब नहीं करने थे, तो इसलिए उन्होंने ओसामा बिन लादेन की बात को नहीं माना। ओसामा बिन लादेन को वहां से भगा दिया। ये बातें ओसामा बिन लादेन ने अपनी एक बुक में लिख रखे हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पढ़ भी सकते हो। सऊदी अरेबिया से निकाले जाने के बाद 1991 से लेकर 1996 तक ओसामा बिन लादेन रहा सूडान में। सूडान में उसने अपने अलकायदा के नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग किया, और 1996 में वो सूडान छोड़कर आ गया था अफगानिस्तान में।
ओसामा बिन लादेन 1996 में सूडान को छोड़कर तालिबान इसलिए आ गया था क्योंकि उसे पता था तालिबान एक आइसोलेटेड कंट्री है, वहां कोई भी बाहर की कंट्री इंटरफेरेंस नहीं करती। और तालिबान ने अलकायदा को इसलिए आने दिया क्योंकि उनके पास पैसा भी था, ट्रेन फाइटर भी थे और ग्लोबल कनेक्शन था। ओसामा बिन लादेन के लिए अफगानिस्तान एक सेफ हेवन जैसा था। उसने अफगानिस्तान में रहकर अलकायदा ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए और वहीं बैठकर उसने अटैक करवाया था जो अफ्रीका में यूएसए की एम्बेसीज पर हुआ था। यूएसए को भी पता था कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में ही है, तो उन्होंने बार बार तालिबान से रिक्वेस्ट भी की कि तुम ओसामा बिन लादेन को हमें हैंड ओवर कर दो, लेकिन जो तालिबान था वो ओसामा बिन लादेन को देने के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो बोल रहा था यूएसए से कि तुम पहले हमको सबूत दो कि ये अटैक ओसामा बिन लादेन ने करवाए हैं, जब हम तुमको हमारा गेस्ट देंगे। वो ओसामा बिन लादेन को गेस्ट बोलते थे। फिर 11 सितंबर 2001 को यूएसए की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक हुआ यूएसए पर, जिसे आज हम 9/11 अटैक के नाम से भी जानते हैं। इस अटैक में यूएसए के 3000 लोगों की जान गई थी। यूएसए ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। यूएसए ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था 9/11 कमीशन। रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पढ़ सकते हो इस रिपोर्ट को। और यूएसए को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि अलकायदा ने जानबूझकर टेररिस्ट अटैक करवाया था यूएसए के ऊपर, जिसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। तो 9/11 के बाद यूएसए के लिए अफगानिस्तान भी एक दुश्मन कंट्री बन गया था, तो तुरंत उसने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करवाने शुरू कर दिए थे। और उन्होंने बोला था जब तक तुम हमें ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर नहीं करोगे ये अटैक नहीं रुकेंगे। लेकिन फिर भी तालिबान ओसामा बिन लादेन को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और ये रिजेक्शन यूएसए के लिए कंफर्मेशन बन गया कि तालिबान ओसामा बिन लादेन के साथ है। अटैक करने के बाद यूएसए ने 2001 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी सीआईए टीम के साथ, जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग। इस ऑपरेशन का मेन मकसद था अलकायदा को अफगानिस्तान से बिल्कुल खत्म करना और तालिबान की गवर्नमेंट को अफगानिस्तान से हटाना। अटैक में उन्होंने अलकायदा के सारे ट्रेनिंग कैंप्स को तो हटा दिया था और अलकायदा को बिल्कुल खत्म कर दिया था अफगानिस्तान से। और साथ ही यूएसए की एजेंसी सीआईए ने अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस से हाथ मिलाया जो कि तालिबान के खिलाफ थी, और तालिबान को हटाने का प्लान बनाया। नॉर्दर्न अलायंस वही ग्रुप था जिससे तालिबान हारा था लड़ाई में, आपको याद हो मैंने बताया था, जब तालिबान नॉर्थ की साइड कंट्रोल लेने के लिए गया था। वैसे ही एजेंसी सीआईए ने नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर प्लान के मुताबिक काम किया और एक ही महीने में तालिबान को अफगानिस्तान से पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन यूएसए के हाथ ओसामा बिन लादेन फिर भी नहीं आया था। वो भाग के पहाड़ियों पे चला गया था और पहाड़ियों से पाकिस्तान में घुस गया। तालिबान की सरकार टूटने के बाद दोबारा वहीं चलेगी जहां से आई थी, मतलब उन तालिबान की टोरा बोरा पहाड़ियों पे। यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान में रुक गई और वहीं अपना बेस बनाया। तालिबान की सरकार को हटाने के बाद अफगानिस्तान के लिए एक नया लीडर चाहिए था, इसीलिए एक नई गवर्नमेंट बनाई गई। यूनाइटेड नेशन बैक थी और यूएसए गवर्नमेंट के साथ थी। इसमें से लीडर बनाया गया हामिद करजाई को। तो तालिबान की गवर्नमेंट टूट के पहाड़ों पे चली गई थी, वो फिर भी नहीं रुके। उन्होंने यूएसए की आर्मी पर अटैक करने दोबारा स्टार्ट कर दिए, और अटैक करने का वही था गुरिल्ला वॉरफेयर। और जो नई सरकार बनाई थी उसके अंदर जो आर्मी थी, पुलिस ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, सबके ऊपर अटैक करने शुरू किए। जो नई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसको सिर्फ अर्बन एरिया का सपोर्ट मिलता था, लेकिन जो गांव के एरिया थे उन पर अभी भी तालिबान के लोग ही राज करते थे। तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर अपना खुद का ही जस्टिस सिस्टम बना दिया था, और तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को बार बार यही कहा कि यूएसए गवर्नमेंट तो यहाँ से चली जाएगी, ये नई सरकार भी यहाँ से चली जाएगी, बाद में राज तो हमारा ही होगा। इस कारण लोग उनसे डरते भी थे और कभी भी तालिबान के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करते थे। 2005 जब यूएसए की आर्मी वहां पे आई थी और 2017 तक लगातार वही वॉर चलती रही तालिबान के बीच और यूएस आर्मी के बीच। लेकिन 2018 तालिबान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यूएसए की आर्मी को भी दिख रहा था कि तालिबान लगातार अटैक करता ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा बिल्कुल भी। तो 2018 में उन्होंने फाइनली तालिबान के साथ बैठकर बात करने की सोची, और 2020 में यूएसए और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें साफ साफ लिखा था कुछ दिन बाद यूएसए की आर्मी यहाँ से चली जाएगी, और इसके बदले यूएसए ने तालिबान से एग्रीमेंट पे साइन कराया कि अफगानिस्तान टेरिटरी को किसी भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप को यूज नहीं होने देंगे। और एग्रीमेंट के हिसाब से यूएसए गवर्नमेंट वहां से चली गई। और जब यूएसए की आर्मी वहां से जा रही थी, लोग तालिबान के डर से जो यूएसए का प्लेन था उसके टायरों में छुप गए और कुछ विंग्स पे लटक गए, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं हुई। पर 20 साल बाद तालिबान वापस आ गई थी अफगानिस्तान में। पावर में आने के बाद तालिबान ने वही किया जो पहले किया था, अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाया, और जो रूल पहले लागू किए थे सरिया के हिसाब से वही रूल दोबारा लागू किए गए। जैसे 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट वापस आई, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने साफ साफ कह दिया कि हम यूएसए को एक लीगल ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने तुरंत अफगानिस्तान के फॉरेन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, जो कि लगभग $7 बिलियन थे। अगर ये मिल जाते तो शायद अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हो जाती। अब 2021 से लेकर 2025 तक, यानी अब तक तालिबान का राज है अफगानिस्तान पर, और इस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में लिया था। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाना वीडियो।